मान लें कि आपके पास दो चार्जेस है। ये पहला चार्ज, इसमें Q1 अमाउंट का चार्ज है, और ये दूसरा चार्ज जिसमें कि Q2 अमाउंट का चार्ज है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेट्स से, चलिए इसे R से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस ये R है। तो अगर हमें ये पता लगाना हो कि इस Q1 चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर कूलॉम्स लॉ का सहारा ले सकते हैं। कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि फोर्स जो इस बॉडी पे अप्लाई होगा, चलिए उस फोर्स को नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, सिमिलर नेचर का चार्ज है, तो इसीलिए रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है। इस फोर्स को अगर नाम दिया जाए तो इस पार्टिकल को लेट अस से हम फर्स्ट पार्टिकल कहें, और इस पार्टिकल को अगर सेकंड पार्टिकल कहें, तो इस फोर्स को हम नाम देंगे F ऑन पार्टिकल 1 या चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ये हो गया ये फोर्स वेक्टर। तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि ये जो फोर्स होगा, ये F12 वेक्टर, ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक कांस्टेंट है, इनटू फर्स्ट चार्ज विच इज Q1 इंटू सेकेंड चार्ज जो कि Q2 है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज R, इसका स्क्वायर। ये हो गया इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को अगर आप देखें तो वो इसका डायरेक्शन भी बताता है। उस डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस के जगह पे ये जो पोजीशन वेक्टर है उसे कंसीडर करना होगा। फर्स्ट चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड चार्ज, या पोजीशन वेक्टर फॉर फर्स्ट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड चार्ज, उसे कंसीडर करना होगा, क्योंकि इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर होगा। तो फिर उस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं R, पोजीशन ऑफ फर्स्ट चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड चार्ज। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमें डायरेक्शन की जरूरत है। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के डायरेक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही वाला डायरेक्शन हम यहां पर अपेंड कर देते हैं। चलिए वो जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है R12, ये कैप लगा दें, मतलब ये डायरेक्शन हो गया, R12 वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। तो ये पूरा पार्ट जो है ये बताता है कि ये फोर्स किसके बराबर है। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब देखिए, कूलॉम्स लॉ तो दो चार्जेस के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है उसे रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर यहां पर एक तीसरा चार्ज रहे, लेट्स से यहां पर Q3 चार्ज है, तो फिर यहाँ इस Q1 बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होना चाहिए। पहली बात तो देखिए, ये Q3 चार्ज अगर यहाँ पर आए तो फिर Q2 Q1 पे जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है, दैट मीन ये जो फोर्स अप्लाई हो कर रहा है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही आप Q3 चार्ज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, वैसे ही ये चार्ज भी इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। लेट्स से कि ये वो फोर्स है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F13, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। और इसके लिए इस फोर्स को पता करने के लिए भी हमें इस डिस्टेंस की ज़रूरत होगी, या फिर कहें यहाँ से लेके ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे हम चलिए नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा, अगर इसके सिर्फ डायरेक्शन को कंसीडर करें जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, सिर्फ अगर डायरेक्शन को कंसीडर करें तो हम कहेंगे ये होगा R13 और कैप लगा दे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ चार्ज 1 फ्रॉम चार्ज 3 या विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज 3, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसी तरह से वेक्टर फॉर्म को कंसीडर करते हुए हम F13 का पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि अगर Q3 को इंट्रोड्यूस किया जाए तो Q2 Q1 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और Q3 इंट्रोड्यूस करने से Q3 जो Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा उसके लिए Q2 का कोई रोल नहीं है, या Q2 उसमें कोई हस्तक्षेप या फिर पार्टिसिपेशन या फिर इंटरप्शन नहीं करता है। तो दो इंडिपेंडेंट फोर्सेस,
एक ये वाला फोर्स जो है Q2 के कारण है और ये वाला फोर्स जो है ये Q3 के कारण है। तो Q1 पे नेट फोर्स कितना पड़ेगा ये हम स्टैंडर्ड 11th में काफ़ी पढ़ चुके हैं। दो वेक्टर्स अगर एक बॉडी पे अप्लाई हो तो नेट जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर उसे हम पैरेललोग्राम लॉ से या रूल से पता कर सकते हैं। इसके लिए हम इसे एक साइड मान लेते हैं, इसे दूसरा साइड मान लेते हैं और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से हम ऐसे दूसरे कॉर्नर तक हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। लेट अस से द रिजल्टेंट वेक्टर इज F1। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली इट इज़ वेरी सिंपल कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर F1 होगा ये इन दो वेक्टर्स का F12 वेक्टर और F13 वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम होगा। सो दैट इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। ध्यान रखें ये वेक्टर एडिशन है, स्केलर एडिशन नहीं है कि F12 का मैग्नीट्यूड देख लिया हमने 2 यूनिट का है, ये 3 यूनिट का है तो हमने सीधा 5 यूनिट कह दिया। ऐसा नहीं, स्केलर एडिशन नहीं, आपको पता है यहाँ पर वेक्टर एडिशन होगा। अगर वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं, ये वैल्यू तो हमने यहाँ पर पता किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये तो हमने इन जनरल R लिखा था, पर हमने बाद में यहाँ पर कंसीडर किया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, तो इसी R को हम R12 कहेंगे। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ये जो वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का था, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसे हम R कह रहे थे, क्योंकि अब हमने वेक्टर फॉर्म में इसे कंसीडर किया तो बेहतर होता है यहाँ पर R न लिख के हम R12 लिखे, क्योंकि यहाँ पर हमने R12 को इंट्रोड्यूस किया है, तो ये बेहतर होता है, एक सिमेट्री रहता है। तो यहाँ पर R12 उसका स्क्वायर और डायरेक्शन लगा देते हैं R12 कैप। तो ये तो हो गया F12 वेक्टर। सिमिलरली F13 वेक्टर को भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q3, क्योंकि अब जो सेकंड चार्ज है ये Q3 है, इस फोर्स के लिए सेकंड चार्ज ये Q3 है। सो Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा R13, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर और फिर डायरेक्शन R13 कैप। तो इन दो वेक्टर्स का सम आप देखें, जोड़े अगर तो कुछ कॉमन हम ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर देखें यहाँ से हम Q1 को भी कॉमन आउट कर सकते हैं, Q1 दोनों जगह पे है। सो Q1 को भी हमने कॉमन बाहर निकाल दिया और हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर, और ये जो डायरेक्शन है प्लस Q3 डिवाइडेड बाई R13 स्क्वायर और R13 वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने एक जनरल फॉर्म कंसीडर कर लिया। दो चार्जेस अगर रहे तो फिर ये जो पहला चार्ज है, इन बाकी दो चार्जेस के कारण जो नेट फोर्स अप्लाई होगा उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लें कि बहुत सारे चार्जेस है, ये एक चार्ज है पहला चार्ज, और बहुत सारे चार्जेस जो है इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है इंडिपेंडेंटली कुछ ऐसे, और इन फोर्सेस के कारण इस बॉडी पे जो नेट फोर्स अप्लाई होगा वो नेट फोर्स के लिए अगर हम एक जनरल फॉर्म कंसीडर करें या बनाने की कोशिश करें तो वो जनरल फॉर्म क्या होगा। सो इन जनरल टर्म्स बहुत सारे चार्जेस हैं, फॉर्मूला इसी तरह का बनेगा। इन जनरल फॉर्म बहुत सारे चार्जेस, लेट अस से n नंबर ऑफ चार्जेस है, यहाँ पर 3 चार्जेस था, अब कंसीडर करते हैं n नंबर ऑफ चार्जेस है। तो फिर ये जो नेट फोर्स होगा, ये नेट फोर्स किसके बराबर होगा। सो ये नेट फोर्स एफ नेट या चलिए F1 ही नाम रख देते हैं इसका। F1 इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला इसी तरह का होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, यही सारे टर्म्स अपीयर करेगा, फिर से इसी तरह का होगा। अब नंबर ऑफ चार्जेस सिर्फ ज़्यादा है,
सो ये Q3 थर्ड चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा उसके लिए ये टर्म अपीयर कर रहा है। इसी तरह से और भी फोर्थ चार्ज फिफ्थ चार्ज के कारण जो टर्म्स अपीयर करेगा, और अंतिम टर्म जो होगा वो nth चार्ज के लिए होगा क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस n है यहाँ पर। सो लास्ट टर्म जो होगा, लास्ट टर्म कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर 1n R1n का कैप, क्योंकि लास्ट चार्ज जो है ये nth चार्ज है। अब ये हो गया जनरल फॉर्म। इस जनरल फॉर्म को हम और छोटा लिख सकते हैं, मतलब और छोटा करके लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन के फॉर्म में लिखने के लिए आपको यहाँ से एक पैटर्न, इन टर्म्स में एक पैटर्न ढूंढना होगा। वो पैटर्न क्या है देखिए यहाँ पर। अगर आप इस टर्म को देखें, पहले टर्म को देखें, ब्रैकेट के अंदर जो पहला टर्म है उसमें यहाँ पर देखें 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, बाकी ये इस जगह पे 1 है, इस जगह पे 1 है। आप इस टर्म को देखें तो 2 के जगह पे 3 है, आप इस टर्म को देखें तो 2 के जगह पे n है। उसी तरह से हर जगह पे आप देखें ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म 1 है, ये वाला टर्म 1 है। तो फिर इसे हम आसानी से जनरल टर्म के तौर पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन हमने बाहर निकाला उसे यहाँ पर लिख लेते हैं Q1, और फिर यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स का हो रहा है समेशन, बहुत सारे टर्म्स का समेशन हो रहा है। वो टर्म क्या है? वो टर्म है I के जगह पे देखिए पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4, फिर 5, इस तरह से n तक है। I का वैल्यू 2 से लेके n तक है, डिवाइडेड बाय R12, फिर यहाँ R13, फिर R1n। इसका मतलब हम इसे जनरल टर्म में लिखेंगे R1I के जगह पे पहले 2, यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से n तक, उसका स्क्वायर। और ये जो है डायरेक्शन, इसे हम लिखेंगे R1I, उस पर कैप लगा देंगे। हर जगह पे देखें वही हो रहा, R12 है, फिर R13 है, फिर R14 होगा, इस तरह से R1n तक चलेगा। I का वैल्यू 2 से लेके n तक। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं, I का वैल्यू 2 से लेके n तक। सो मल्टीपल चार्जेस के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है एक चार्ज पे, उसके लिए जो जनरल फॉर्म है, समेशन के फॉर्म में जो जनरल फॉर्म है वो जनरल फॉर्म है ये वाला। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि पूरा प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।